एक बहुत ही सुनसान गांव हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन उस गांव में सिर्फ एक ही घर था, जिस घर में गजोधर, अहिल्याबाई और उसकी एक बेटी ममता रहती थी। उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी कि तभी अचानक एक चम्मच उसके हाथ से छूटा और जमीन पर गिर गया। मेरी तो जान ही निकल गई थी, ऐसा लगा जैसे कोई बम गिरा हो। ममता अपने कमरे से निकलकर डरते हुए बाहर गई तो किचन में उसकी माँ खाना बना रही थी। क्या हुआ माँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तू बार बार डर क्यों जाती है? एक छोटा सा चम्मच ही तो गिरा है, उसी की आवाज आई होगी। माँ, अपना घर इतने ज्यादा सन्नाटे में है कि अगर हल्की सुई तक गिरती है तो उसकी आवाज भी सुनाई देती है। मैं हर बार डर जाती हूँ। तभी अचानक माचिस जलने की आवाज आई। हे राम, ये क्या हुआ? लगता है आग लग गई। वो दोनों डरते हुए बाहर गए तो देखा कि हॉल में उनके पिताजी बैठे थे और उन्होंने सिगरेट जलाई थी। क्या हुआ? पापा, माचिस थोड़ा धीरे जलाया करो, इतनी तेज आवाज आई कि हमें लगा कहीं आग लग गई। तुम दोनों माँ बेटी बहुत डरपोक हो। कहीं कदमों की आवाज सुनकर डर जाती हो तो कहीं सांस लेने की आवाज सुनकर। पापा, इतनी सन्नाटे जगह में घर बनाने की क्या जरूरत थी आपको? अपनी बेटी को अच्छे से तैयार कर दो, क्योंकि कल इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ममता अपने पिता के मुंह से ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गई। पिताजी, आपकी जो भी पसंद होगी मैं वहां शादी कर लूंगी। बस एक बात का ख्याल रखना, उनका परिवार बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस घर में हम 3 ही लोग रहते हैं। ऊपर से घर में इतना सन्नाटा रहता है कि मुझे जरा सी आवाज सुनकर डर लग जाता है। अब बेटे चिंता मत कर, कल जो परिवार आ रहा है उनका परिवार बहुत बड़ा है। तू सोच भी नहीं सकती, उससे भी ज्यादा बड़ा परिवार है उनका। ये सुनकर ममता खुश हो गई। ममता चाय लेकर आई और इतना बड़ा परिवार देखकर वो बहुत खुश हो गई। पहली बार उसे अपने ही घर में डर नहीं लग रहा था। लड़के शेखर की शादी ममता के साथ तय हो गई, लेकिन उनके जाते ही सन्नाटा एक बार फिर से छा गया। माँ, पिताजी, इन सब के जाते ही सन्नाटा कितना ज्यादा हो गया ना। मुझे तो अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही है। कुछ ही महीनों बाद शेखर की शादी ममता के साथ हो गई। शेखर, जब आप मुझे देखने आए थे तो सिर्फ 50 लोग थे। हाँ ममता, दरअसल बात यह है कि बड़े पापा का परिवार और छोटे पापा का परिवार अमेरिका में फंसा हुआ है। किसी वजह से वो शादी में नहीं आ पाए। जब वो लोग आ जाएंगे तो 200 से ज्यादा लोग दिखाई देंगे यहाँ। ये सब सुनकर ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे बहू, तुझे छोले भटूरे बनाने आते हैं क्या? हाँ सासू माँ, मुझे बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाने आते हैं, और आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। मुझे भी छोले भटूरे बहुत पसंद है। फिर तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हमारे घर में सभी लोगों को छोले भटूरे बहुत पसंद है, लेकिन बनाना किसी को भी नहीं आता। हर महीने मुझे बाहर से छोले भटूरे मंगाने पड़ते हैं। जल्दी से हम सबके लिए छोले भटूरे बना दे। अरे कोई बात नहीं सासू माँ, आप परेशान मत होइए, बस छोले भटूरे का इंतजार करिए। जीती रहो बहू, तुम्हें पाकर हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। देख रही हो दीदी, हमारी नई देवरानी साहिबा को लग रहा है कि सासू माँ इसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन शायद इसे नहीं पता कि ये हमारे चक्रव्यूह में फंस गई है। तूने बिल्कुल सही कहा माया, भटूरे बनाते बनाते कुछ ही दिनों में इसकी हालत खराब हो जाएगी, तब पता चलेगा इसे। पूरे परिवार के लिए ममता ने छोले भटूरे बनाए। सबके लिए 2-3 भटूरे भी अगर वो बनाती है तब भी लगभग 1000 तो हो ही जाएंगे। सासू माँ, छोले भटूरे तैयार हैं, आप सब लोग बैठ जाइए, हम लोग अभी लेकर आते हैं। सब लोग खाने की टेबल पर बैठ गए, तभी वहां पर उसकी जेठानी आ गई। देवरानी जी, क्या कहा आपने? हम लोग लेकर आते हैं। आज तेरी पहली रसोई है, इसीलिए सबको खाना तो अकेले ही परोसेगी। ये इस घर का नियम है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कोई बात नहीं जेठानी जी, मुझे पहली बार इतने सारे लोगों के साथ रहने का और उनकी सेवा करने का मौका मिला है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। ममता ने खुशी खुशी सभी को खाना परोस दिया। पूरे परिवार को छोले भटूरे बहुत पसंद आए। ममता, तेरे हाथ में तो जादू है। आज के बाद इस घर में छोले भटूरे के अलावा कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने भाग्यवान, बहू साक्षात अन्नपूर्णा है। हमारा परिवार जनसंख्या की दृष्टि से तो बहुत आगे है ही, लेकिन लंबी लंबी फेंकने में भी बहुत आगे है। सासू माँ, ससुर जी, मैं बचपन से ही बहुत छोटे परिवार में रह रही हूँ। यहाँ तक कि हमारे गांव में सिर्फ अकेला ही गांव है। आप लोगों ने देखा ही है, इतने बड़े परिवार की सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार ने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, क्योंकि अब उनके परिवार को भटूरे बनाने वाली बहू के रूप में एक नौकरानी मिल चुकी थी।
उनका परिवार सुबह शाम ममता से सिर्फ छोले भटूरे ही बनवाते थे, बाकी कोई काम नहीं करने देते थे। अरे ममता बेटा, आज हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। मैं उन सभी को तेरे हाथ के छोले भटूरे खिलाना चाहती हूँ। कई महीने बीत चुके थे, इसीलिए अब ममता छोले भटूरे बनाने का नाम सुनते ही डर जाती थी, लेकिन काम तो उसे करना ही था। ठीक है सासू माँ, कितने लोगों के लिए बनाने हैं? 400-500 लोगों के लिए बना दे। ये सुनकर ममता घबरा गई। कभी कभी सोचती हूँ इतना बड़ा परिवार आखिर बना कैसे होगा? ये परिवार है या इंसान पैदा करने की मशीन? खैर, ममता रसोई घर में चली गई, सभी के लिए छोले भटूरे बनाने लगी। मुझे ही बड़े परिवार में जाना था, लेकिन इतने बड़े परिवार में भेज दिया तूने भगवान। शाहरुख खान ने सही कहा था कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। अब जब पूरी कायनात मेरे लिए काम कर रही थी तो इतना बड़ा परिवार तो मिलना ही था। कम से कम 2000 भटूरे बनाते बनाते उसकी सांस फूल गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। आपकी पत्नी किसी बहुत बड़े होटल में काम करती है क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बीवी किसी होटल में काम करेगी? आप तो मुझे जानते हैं ना। दरअसल इसकी पूरी बॉडी के अंदर तेल और मसाले के तत्व चिपक चुके हैं। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो 5 घंटे से भी ज्यादा रसोई घर में बिताते हैं। सही टाइम पर ले आए आप, वरना इनकी तो दिल की धड़कनें तक रुक चुकी थी। डॉक्टर साहब ने उसे कम से कम 15 दिनों के लिए एडमिट कर दिया। छोले भटूरे के लालच में हम लोगों ने बहू के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। बेचारी मरते मरते बची है। तुम सब उसकी मदद नहीं करती थी क्या रसोई घर में? माँ जी, हम ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हैं? सिर्फ मसाले बनाकर दे सकते हैं, बाकी सारा काम तो उसे ही करना पड़ता था ना। आपने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी कि वो बेचारी ना भी नहीं कह पाई। 15 दिन बाद शेखर उसे घर ले आया। आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। मैं कई दिनों से ममता की हालत देख रहा था, पर कुछ कह नहीं पा रहा था, वरना आप लोग मुझे बीवी का गुलाम कहने लगते। लेकिन इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने लगभग 6 महीने तक तेल और मसालेदार खाना खाने के लिए भी मना किया है, और किचन में जाने के लिए तो पूरी तरह से मना किया है। लेकिन पूरे परिवार को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसके ससुर ने कहा, बेटा, मैं भी तेरी सास की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। ममता बेटा, हम वैसे भी तुझे अब इतनी मेहनत नहीं करने देंगे। अब तू घर का कोई काम नहीं करेगी, कम से कम 2 साल, और उसके बाद भी कभी कभी छोले भटूरे बना दिया करना, बस। इतना बड़ा परिवार मुझे मिला, अगर आप लोगों की सेवा करते करते मेरी जान भी चली जाती तो भी मुझे किसी बात का दुख नहीं होता। ये तो फेंकने में सासू माँ से भी बड़ी निकली, परिवार का असर तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से उस दिन के बाद से उनके पूरे परिवार ने ममता को ज्यादा काम नहीं करने दिया। आइए आइए, मात्र 100 रुपए के बदले पेट भर के पुलाव खाइए। अनलिमिटेड पुलाव, जितना मर्जी उतना खाइए। आइए आइए। एक आदमी फुटपाथ पर पुलाव और पनीर का कॉम्बो बेच रहा था। 100 रुपए में अनलिमिटेड पुलाव बेच रहा था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कमा रहा था। एक इंसान कितना ही पुलाव खा सकता है? अनलिमिटेड के लालच में लोग खाने तो आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा खा नहीं पाते। लेकिन तभी वहाँ शीतल, पूनम और पायल आई। दीदी, 100 रुपए में अनलिमिटेड पुलाव खाओगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए ठेले वाले, 100 रुपए में अनलिमिटेड खाना मिलेगा ना? हाँ जी, जरूर मिलेगा। अभी भी सोच लो, बाद में रोने मत बैठ जाना। अरे मैडम, आप लोग खाना शुरू तो कीजिए, 3 प्लेट लगा देता हूँ। ठेले वाले ने 3 प्लेट पुलाव पनीर का कॉम्बो लगा दिया। 1 मिनट के अंदर तीनों ने खत्म कर दिया। वाह, टेस्ट बढ़िया है, और दो। हाँ हाँ, लीजिए ना। ठेले वाले ने पुलाव पनीर दिया, तीनों ने फिर से तुरंत खत्म कर दिया। और दो। वो आदमी देता गया और ये तीनों खाती गईं। अरे यार, ये तीनों तो खा खा कर सारा खाना खत्म कर देंगी। कितनी भुक्कड़ हैं ये तीनों। और तीनों ने सच में सारा पुलाव और पनीर खत्म कर दिया। ऑफर बंद, आज से अनलिमिटेड खाना नहीं मिलेगा। ऑफर खत्म। हे भगवान, भारी नुकसान हो गया। शीतल, पूनम और पायल वहाँ से हंसते हुए चली गई और घर पहुंचकर चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। शीतल, पूनम और पायल तीनों भुक्खड़ बहुओं के नाम से पूरे इलाके में फेमस थी। ये पेट है या कुआं, खाना घुसता ही जा रहा है। पेट ही है माँ जी, हम थोड़ा ज्यादा खाते हैं बस। थोड़ा ज्यादा? इसे थोड़ा ज्यादा नहीं बोलते हैं बहू। क्या माँ जी, अभी से घबरा गई हैं क्या? खिला नहीं सकते तो हमें बहू बनाकर घर क्यों लेकर आए? हाँ हाँ, जवाब दो। सुनो जी, हमें खाना नहीं खिला सकते तो अभी बता दो, हम अपने अपने मायके चली जाती हैं। शीतल के पति रमेश ने कहा। नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे? खाना क्यों नहीं खिला सकेंगे? तुम तीनों यहीं रहोगी हमारे साथ।
लेकिन उस दिन के बाद से तीनों को खाना खिलाते खिलाते बिमला के तीनों बेटों की हालत खराब हो गई। बिमला मन ही मन तीनों को कोसती रही। अच्छी खासी जिंदगी कट रही थी, फालतू में इन तीनों को घर ले आई। अब लगता है भिखारी बनकर रास्तों पर भीख मांगना पड़ेगा। वो अपनी तीनों बहुओं से बहुत परेशान थी। लेकिन बिमला की परेशानी का कारण सिर्फ उसकी तीनों बहुएं नहीं थी। बिमला की बहन सरला पास में ही रहती थी। सरला बिमला से अमीर थी। वो हर शाम को बिमला के घर चली आती थी और कहती थी, बिमला सोच रही हूँ वो 2 बीघा जमीन खरीद ही लूं। क्या बोलती है? हाँ खरीद ले। असल में पैसा इतना हो गया है कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ खर्च करूं। जा बिमला मेरे लिए चाय बनाकर ला। बिमला चाय बनाकर लाती है। घर में दूध कम है क्या? मैं थोड़ा ज्यादा दूध वाली चाय पीती हूँ, गरीबी की आदत नहीं है ना। बिमला सबसे ज्यादा परेशान तो अपनी बहन से थी। सुबह से लेकर शाम तक तीनों भुक्खड़ बहुओं के लिए खाना बनाओ और शाम को अपनी बहन से ताने सुनो। क्या जिंदगी है मेरी। ये सब छोड़ छाड़ कर मैं चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी। बिमला हमेशा गुस्से में रहती थी, इसीलिए अपनी बहुओं से भी उसकी दोस्ती नहीं हो पा रही थी। बिमला बहुत अकेली पड़ गई थी। उसे अकेले ही सारा काम करना पड़ता था। उधर तीनों बहुएं एक साथ गप्पे लड़ाती थी। बिमला को ये देखकर जलन तो होती थी, लेकिन बेचारी बिमला कर ही क्या सकती थी। इसी तरह उसका दिन बीत रहा था। एक दिन सरला ने उसे एक पार्टी में बुलाया। बिमला मेरे घर पर एक पार्टी है, मेरी सारी सहेलियां आ रही हैं, तू भी आ जाना। नूडल्स रहेगा, थोड़ा खा लेना। ठीक है सरला, मैं आ जाऊंगी। बिमला ने सोचा कि सरला की सहेलियों से उसकी थोड़ी मुलाकात हो जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन सरला तो अलग ही मूड में थी। बिमला सरला की पार्टी में गई और देखा सरला की अमीर सहेलियां महंगी साड़ियों में बैठी हैं। सरला ये तुम्हारी बहन है क्या? हाँ यही है मेरी गरीब बहन। देख के ही पता चल रहा है। बुरा मत मानना, इसे तो मैंने खाना सर्व करने के लिए बुलाया है। बिमला चल खाना लगा दे। क्या मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या? हाँ नौकरानी की तरह ही है, वैसे मेरे घर की नौकरानी भी तुझसे अमीर है। बिमला को बहुत बुरा लगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तुझे बहुत घमंड है ना अपने अमीर होने का। तुझे लगता है तेरे पास बहुत पैसा है। हाँ पैसा तो है, इसीलिए घमंड भी है। ठीक है, तो मेरी बहुओं को दावत पर बुला और पेट भरकर नूडल्स खिला। बोल कर पाएगी? ये तो सरला के लिए छोटी सी बात है। क्यों सरला? सरला को बिमला की भुक्खड़ बहुओं के बारे में पता था, लेकिन अपनी सहेलियों के सामने वो बिमला को मना नहीं कर पाई। ठीक है, मैं तेरी तीनों बहुओं को पेट भरकर नूडल्स खिलाऊंगी, ले आ उन्हें। ठीक है ले आती हूँ, लेकिन उन्हें पेट भरने तक खिलाना पड़ेगा। हाँ पेट भर के नूडल्स खिलाऊंगी, ले आ। बिमला चली गई और तीनों बहुओं को नूडल्स दावत के बारे में कहा। ये सुनकर तीनों बहुएं खुशी के मारे झूमने लगी। चले माँ जी जल्दी चलिए, बहुत भूख लगी है। कितने दिनों बाद नूडल्स खाने को मिलेगा। बहू आज तक मैं तुम तीनों को हमेशा कम खाने के लिए कहती थी, लेकिन आज बोल रही हूँ चाहे जितना खाओ, जब तक पेट ना भरे उस सरला का घमंड तोड़ दो। अरे माँ जी चिंता मत कीजिए, आपके अपमान का बदला हम लेंगे। हाँ। बिमला तीनों को लेकर सरला के घर चली आई। जल्दी से नूडल्स लाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सरला ने नूडल्स दिया। 1 मिनट के अंदर तीनों ने खत्म कर दिया। और लाओ, इससे तो भूख बढ़ गई है। सरला ने बाहर से नूडल्स मंगाए। रेस्टोरेंट से नूडल आ गया। सरला ने पैसे दे दिए। वो नूडल्स भी 2 मिनट के अंदर खत्म हो गया। अरे यार क्या थोड़ा थोड़ा करके नूडल्स ला रहे हो, बाल्टियां भर के मंगाओ ना। बाल्टियां भर के? ठीक है। सरला ने आसपास के सभी रेस्टोरेंट से नूडल्स मंगाने शुरू कर दिए। बिमला पास मुस्कुराने लगी और तीनों बहुएं खाती रह गई। आसपास के सभी रेस्टोरेंट में भी नूडल्स खत्म हो गए। तब सरला दूर के रेस्टोरेंट से नूडल्स मंगाने लगी। वो पैसे देती रही और तीनों बहुएं खाती रही। तीनों ने पूरी रात नूडल्स खाया और सुबह डकार लेकर बोला, अब थोड़ा मंचूरियन हो जाए तो मजा आ जाएगा। सरला भड़क गई। नहीं है मेरे पास पैसे, सारे पैसे खत्म हो गए, भागो तुम लोग यहाँ से। क्यों? तू तो बहुत अमीर है ना। हाँ सरला, तुमने ही पंगा लिया था, अब पैसे कैसे खत्म हो गए? हाँ नहीं है पैसे, नहीं है, भागो तुम लोग यहाँ से, नहीं है पैसे मेरे पास।
घमंडी औरत, अब से मत आना मेरे घर पर, समझ गई? पेट भरकर नूडल्स भी नहीं खिला सकती, चली है घमंड करने। बिमला अपनी तीनों बहुओं को लेकर घर लौट आई। तीनों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। माँ जी, अच्छा खासा सबक मिला सरला चाची को। हाँ सही कहा, अब कभी नहीं आएगी यहाँ, बहुत अच्छा हुआ। माँ जी, हम फालतू में ही आपके साथ झगड़ते थे, आपका दिल बहुत अच्छा है, अब से हम एक साथ काम करेंगे और खाना बनाएंगे। हाँ माँ जी, अभी तो घर से क्लाउड किचन भी खोल सकते हैं, हम घर से ही खाना बनाकर बेच सकते हैं। हाँ, उससे पैसे कमा सकते हैं, हमें पता है कि हम ज्यादा खाते हैं, अब से सभी मिलकर खाना बनाएंगे, पैसे कमाएंगे और खाने का टेंशन भी नहीं रहेगा। उसके बाद से बिमला अपनी तीनों भुक्खड़ बहुओं के साथ हर रोज खाना बनाकर घर से ही बेचने लगी और पैसे कमाने लगी। बिमला के घर में भी सुख और शांति छा गई और ऐसे ही सभी खुशी खुशी रहने लगे। सलोनी एक अमीर घर की लड़की थी। रोहित और उसकी लव मैरिज थी। रोहित की फैमिली ठीक ठाक थी। रोहित के पापा रमेश कुमार एक बार काफी बीमार पड़ गए। उसके बाद से रोहित ने अपने पापा को काम करने के लिए मना कर दिया और छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था, इसलिए घर में कमाने वाला रोहित ही था। रोहित, ये क्या, तुमने मुझे सिर्फ 500 रुपए पकड़ाए हैं? तुम्हें पता भी है ब्यूटी पार्लर का खर्चा कितना है? कम से कम भी लगाओ तो 10,000 मुझे चाहिए। सलोनी, 10,000? कैसी बातें कर रही हो? 1,000-2,000 की बात और है, वो भी मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से निकाल कर दूंगा, पर 10,000 रुपए तुम सिर्फ पार्लर में खर्च कर दोगी तो मुझे तो बाकी घर का खर्चा भी देखना है ना। काश मैंने पापा की बात मान ली होती और तुमसे शादी न की होती, तो आज मैं अनमोल के साथ कितनी अच्छी लाइफ बिता रही होती। आखिर तुम्हारे मुंह पर वो बात आ ही गई ना कि अनमोल एक पैसे वाले खानदान का लड़का है। खैर छोड़ो, अब ये सब बातें करके मेरा मन मत दुखाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। पापा को दवाई दिलाने लेकर जाना है, मैं भी जा रहा हूँ। शादी के बाद रोहित और सलोनी के रिश्ते में खटास आने लगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह सलोनी का एक अमीर खानदान की लड़की होना। सलोनी की फरमाइशें बहुत बढ़ती जा रही थी, जिन्हें पूरा करना रोहित के हाथ में नहीं था, पर रोहित अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि वो किसी भी तरह सलोनी को खुश रख सके। माँ, सलोनी कहाँ है? बेटा, सलोनी तो बाजार गई हुई है, काफी देर हो गई, एक बार फोन करके देख। हाँ, मैं करता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था अगले हफ्ते सलोनी का जन्मदिन आ रहा है, तो क्यों ना हम घर पर एक छोटी सी पार्टी रखें, सलोनी को अच्छा लगेगा। वर्षा दीदी और जीजू को भी बुला लेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, सलोनी का इस घर में पहला जन्मदिन है, अगर हम उसका जन्मदिन करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। रोहित बेटा, एक काम कर, मेरे जो मित्र हैं उनका केटरिंग का काम है, वो घर में पार्टी की अच्छी व्यवस्था कर देंगे, मैं उन्हें फोन मिला देता हूँ। तभी सलोनी आ जाती है। एक सेकंड पापा जी, बर्थडे मेरा है तो पार्टी की प्लेस और पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स भी मैं ही डिसाइड करूंगी। ये आप जो कैटरिंग और घर में पार्टी का बोल रहे हैं, ये मेरे स्टेटस में नहीं है। मुझे अपने तरीके से अपना जन्मदिन मनाने की आदत है और मैं पहले ही 7 स्टार होटल में बुकिंग करके आ चुकी हूँ। और हाँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारा अरेंजमेंट मेरे पापा देख रहे हैं। उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था, मैं उससे बिलिंग करके घर आ रही हूँ। बस आप सब तैयार रहना, मेरे बर्थडे की शाम 7 स्टार होटल में पार्टी है, तो आप सभी थोड़ा अच्छे से बनकर चलिएगा, मेरी इंसल्ट ना हो बस। सलोनी, ये क्या तरीका है? रोहित गुस्से में आने ही वाला था कि तभी उसकी माँ उसे रोक देती है। रोहित बेटा, आराम से, कोई बात नहीं, सलोनी का पहला जन्मदिन है, उसे अपने हिसाब से करने दे, हमारा बीच में बोलना ठीक नहीं। अगर वो चाहती है कि हम उसके जन्मदिन पर उसके साथ होटल जाएं, तो हम सब जरूर जाएंगे, आखिर वो इस घर की बहू है। रोहित बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, और फिर जन्मदिन मनाने से सलोनी की खुशी देखनी है कि वो किसमें खुश है। अब कहीं भी मनाओ, चाहे घर में या बाहर। माँ, मैं अभी आता हूँ। रोहित कमरे में जाता है और सलोनी पर गुस्सा होने लगता है। सलोनी, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ कि तुम्हें हर तरह से खुश रखूं, पर तुम हो कि बीच में अपने घर वालों को ले आती हो। तुम्हें क्या जरूरत थी 7 स्टार होटल में इतनी बड़ी पार्टी रखने की? तुम मुझे कहती तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग कर देता, पर तुम हमेशा अपनी अमीरी का रौब दिखाती हो। सलोनी, ये सब ठीक नहीं है। अरे ठीक कैसे नहीं है? तुम जानते हो मेरे बर्थडे के लिए मेरे घर में सबको बहुत इंतजार रहता है। मेरी फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर सब मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक तो मैंने तुम्हारे घर वालों की इज्जत बचाई है, सब मेरे से बर्थडे पार्टी के लिए कह रहे थे, अब मैं यहाँ छोटे से घर में तो किसी को बुला नहीं सकती थी। और तुम्हारे पापा की बात सुनकर तो मुझे वैसे ही हंसी आ रही है, पता नहीं कौन सी कैटरिंग की बात कर रहे हैं। बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ,
और तुम लोगों को मैंने बोल दिया है, मेरे बर्थडे वाले दिन शाम को अच्छे से रेडी हो जाना। इसके बाद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सलोनी के व्यवहार से रोहित और उसके माता पिता थोड़े दुखी थे, पर सलोनी अब उनके घर की बहू थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सलोनी अपनी ननद वर्षा और उसके पति को भी बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। रोहित, ये क्या, माँ जी ने शॉल ओढ़ रखी है। वो तो ऐसे कपड़े पहनकर आई है जैसे दिसंबर की ठंड हो। तुम्हें पता है गर्मी का मौसम है और ये शॉल ओढ़कर आ गई है। सलोनी, माँ को एसी में बैठने की आदत नहीं है और यहाँ फुल एसी चल रहा है। माँ ज्यादा देर एसी में नहीं बैठ सकती, पर वो तुम्हारे लिए यहाँ आई है। अब यहाँ तो काफी समय लग जाएगा और एसी में उनसे बैठा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ही उन्हें बोला था कि वो कोई शॉल रख ले। इसमें हर्जी क्या है? सलोनी बेटा, जरा इधर आना। आई पापा। सलोनी बेटा, केक कट चुका है। अपने ससुराल वालों की पसंद का क्या ऑर्डर करना है वो पूछ लो। हम सब ने तो अपनी पसंद का ऑर्डर कर दिया है। पापा, ये सब तो वही दाल रोटी खाने वाले हैं। इन सब ने 7 स्टार होटल का खाना शायद ही कभी खाया हो। पहले वो देखो ना, वर्षा दीदी के बच्चे ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जैसे उन्होंने लाइफ में कभी कोल्ड ड्रिंक पी ही ना हो। सच, कैसे गवार ससुराल वालों को बुला लिया मैंने अपनी बर्थडे की पार्टी में। तभी वर्षा वहां से गुजरते हुए सलोनी की बात सुन लेती है और वो अपने दोनों बच्चों को समझाकर बैठा देती है। रोहित के मम्मी पापा ज्यादा हैवी खाना नहीं खाते थे, तो उन्होंने दाल और चपाती ही खाई। रोहित का मन थोड़ा खराब था और वर्षा भी सलोनी की बातें सुन चुकी थी, पर सलोनी के बर्थडे की वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसे उसके दोस्त दोबारा डांस के लिए बुलाने लगते हैं। सलोनी, आ ना यार, थोड़ा और डांस करते हैं। तेरा बर्थडे है, कितना मजा आ रहा है यार। यार बहुत थक गई हूँ, इतनी देर तो तुम लोग के साथ डांस किया है। अच्छा ठीक है, चलो। सलोनी जैसे ही दोबारा डांस के लिए उठने लगती है, अचानक चेयर के कोने से उसकी ड्रेस फंस जाती है और पीछे से पूरी फट जाती है। सलोनी एकदम से बैठ जाती है। अब यार, मेरे ना पैर में एकदम दर्द हो गया है। एक काम करो, तुम लोग करो डांस, मैं अभी आती हूँ। सलोनी बेटा, मैं जरा तुम्हारे पापा के साथ रिसेप्शन पर होकर आती हूँ। तुम्हें काम तो नहीं है ना? नो मॉम, मैं ठीक हूँ, आप हो आओ। काफी देर तक सलोनी चेयर से जब नहीं उठी तो रोहित परेशान हो गया। क्या बात है सलोनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मुझसे तो कह सकती हो। रोहित, मेरी ड्रेस पीछे से फट गई है और वो इतनी ज्यादा फटी है कि मैं उठ भी नहीं सकती। अब सबसे मैं क्या कहूँ कि मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती। बहुत देर से सब मुझे बुला रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रोहित अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है। वो लोग सलोनी के पास जाती हैं। सलोनी बेटा, तुम चिंता मत करो, ये लो तुम मेरी शॉल ओढ़ लो, तुम आराम से खड़ी हो सकती हो। रुको, मेरे पास ये केशवी का रबर बैंड है, मैं इस शॉल को थोड़ा स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। आजकल रील में आता है ना अलग अलग तरीके से शॉल को पहनना, मैं उसी स्कार्फ के स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। वर्षा सलोनी को स्कार्फ की तरह शॉल पहना देती है। सब लोग सलोनी को इस नए लुक में देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। किसी को ये पता नहीं था कि सलोनी ने आखिर इस स्कार्फ की तरह शॉल क्यों पहना है। अरे वाह सलोनी, ये शॉल का स्टाइल तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, इसलिए माँ जी ने अपना शॉल मुझे दे दिया और वर्षा दीदी ने इसे स्टाइल में पहना दिया। बहुत केयरिंग है मेरे ससुराल वाले, मेरी बहुत केयर करते हैं। आई एम वेरी लकी कि मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू दीदी। सलोनी समझ चुकी थी कि वो घमंड में आकर अपने कितने अच्छे ससुराल वालों का मन दुखा रही थी। सलोनी अपने व्यवहार को बदलती है और उस दिन से वो अपने ससुराल वालों को बेहद प्यार और सम्मान देने लगती है।